आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। ए 71 टू 75 CH 72 अभय का रिया को संभालना। अब तक आपने पढ़ा। अभय सीधा आकर समीर के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है और उससे कहता है, लगता है मेरी बात तुझको समझे में नहीं आई थी, तू रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहकर रिया के पास जाता है। रिया अभय को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है, मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रिया की बॉडी और ज़्यादा हीट होने लगती है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी अभय से चिपकाने लगती है, क्योंकि उसे अभय की बॉडी से ठंडक मिल रही थी। तब अभय किसी को मैसेज करता है और रिया को लेकर इसी होटल में अपने बुक किए कमरे में ले जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि रिया को ड्रग दिया गया है। उसके जाने के बाद कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और अभय को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। अब आगे चैप्टर 71। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। समीर उन लोगों से कहता रहा कि उसे छोड़ दे। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उन बॉडीगार्ड ने उसकी एक न मानी और उसे वहां से ले गए। इधर अभय रिया को लेकर एक रूम में ले आता है। वही रिया की बॉडी की हीट लगातार बढ़ रही थी, इसलिए वो अपनी बॉडी लगातार अभय की बॉडी से रगड़ रही थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। तब अभय ने रिया को रूम में लाकर उसे बेड लेता देता है और कहता है, रिया कंट्रोल करो, मैं तब तक डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर वो जाने को होता है कि तभी रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और रिया उससे कहती है, नहीं अभय जी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तब अभय को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज भेज देता है और वो फिर से रिया को संभालने लगता है। इधर पार्टी में काया, जो राघव के साथ बात कर रही थी, कि उसके मोबाइल की रिंग बजती है, तो काया अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे अभय का मैसेज मिलता है, जिसे पढ़कर वो राघव से कहती है, राघव जल्दी से एक लेडी डॉक्टर को बुलाओ, अर्जेंट है। जिस पर राघव कहता है, क्यों क्या हो गया। जिस पर काया कहती है, मजाक नहीं राघव, जल्दी करो वरना दिक्कत हो जाएगी। जिस पर राघव उसकी बात समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ है। वो जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है, हेलो डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी से रॉयल होटल आ जाइए, अर्जेंट है। जिस पर उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर राघव, मैं अभी रॉयल होटल पहुंच रहा हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। इधर काया वीर के पास जाती है, जो स्टेज पर खड़ा था। वो वीर के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर वो काया की तरफ देखता है। फिर वो वहां से जाते जाते प्रिया को इशारा करता है, जिस पर प्रिया भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर कमरे में अभय रिया को संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने रिया की गर्दन की एक नस को दबा दिया, जिस पर वजह से रिया तुरंत ही बेहोश हो गई। जिस पर अभय थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन अभी उसकी चिंता कम नहीं हुई थी, क्योंकि रिया बेहोश में भी अपने बॉडी को अभय की बॉडी से रगड़ रही थी, क्योंकि रिया अभय की गोद में इस वक्त थी। तभी रूम का डोर खुलता है और वीर और काया दोनों के साथ अंदर आते हैं। अंदर आते ही वीर अभय से पूछता है, क्या हुआ है रिया को। जिस पर अभय कहता है, उस कमीने समीर ने इसे ड्रग दिया है, वो इसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां पर पहुंच गया था, अगर नहीं पहुंचता है तो पता नहीं रिया के साथ क्या हो जाता है। एक बार तो वो संभल गई थी, लेकिन इस बार वो नहीं संभाल पाती अपने आप को। उसकी बात सुनकर वीर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में आ गया था कि समीर क्या करना चाहता था। वीर कहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं है, कहा है वो साला कमीना। जिस पर राघव कहता है, उसे मैंने तेरी ही जगह पहुंचा दिया है। तभी काया वीर से कहती है, वीर अभी अपने गुस्से को शांत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया है, अभी राघव उन्हें लाता ही होगा। वही जो प्रिया जो वीर के पीछे आ रही थी, उसने भी पूरी बात सुन ली थी। वो रिया के पास आती है। अभय ने अब तक रिया को आराम से बेड पर लिटा दिया था, इसलिए प्रिया बेड पर उसके बगल में बैठ जाती है और उसके एक हाथ को पकड़ लेती है। तभी राघव एक लेडी डॉक्टर आती है और वो रिया को उस ड्रग कर एंटीडोट दे देती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वीर रिया को अपने गोद में उठाकर मित्तल मैंशन निकल जाता है। उसके साथ सभी लोग निकल जाते हैं। अब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। वीर अपने बाइक की चाबी राघव को दे देता है, ताकि वो बाइक को लेकर सीधा वी मैंशन जाए। वैसे वीर रिया को लेकर वी मैंशन ही जाना चाहता था, लेकिन फिर घर वाले सभी परेशान हो जाते, इसलिए वो वी मैंशन न जाकर मित्तल मैंशन चला जाता है। जल्दी ही मैंशन पहुंच जाता है। तब वीर रिया को अपनी गोद में ले कर कार से बाहर निकलता है। उसके साथ प्रिया भी निकलती है और काया ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता है। अभय नहीं आया था, क्योंकि वो वहां से घर से चला गया, क्योंकि उसे सौम्या का कॉल आ गया था। वीर रिया को लेकर उसके कमरे में जाकर उसे आराम से उसके बेड पर लिटा देता है और उसके ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है और प्रिया से कहता है, प्रिया क्या तुम आज रिया के साथ उसके कमरे में रुक सकती हो। जिस पर प्रिया कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं रिया
उसको संभाल लूंगी, लेकिन उसको मत छोड़ना। जिस पर वीर अपना सर हिला वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे काया भी चली जाती है। इधर कमरे में प्रिया रिया के पास ही बैठ जाती है और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगती है। इधर वीर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। तभी काया भागते हुए आती है और वो वीर से कहती है, अरे मेरे लिए तो रुक जाते। जिस पर वीर उसे घूर कर देखता है तो काया आराम से चुपचाप होकर बैठ जाती है, क्यों कि उसे पता था कि वीर इस समय बहुत गुस्से में है, इसलिए वो चुप हो जाती है। वही वीर काया के बैठने पर तुरंत कार आगे बढ़ा देता है। वीर इतनी स्पीड में कार चला रहा था कि उसके बगल में बैठी हुई काया की तो हालत खराब हो रही थी। काया अपने मन में कहती है, ये कार चला रहा है या हवाई जहाज, इतनी तेज कौन चलाता है। वैसे काया के लिए ये जरूरी था, क्योंकि वो भी राघव के साथ ऐसा ही करती थी। बस आज फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसकी जगह बैठी थी। आज उसे पता चल रहा था कि राघव को कैसा फील होता था। जल्दी ही वीर भी मैंशन पहुंचता है। मैंशन पहुंचकर वो कार की ब्रेक एकदम से लगाता है, जिसकी वजह से कार के टायर रगड़ते हुए कार रुकती है। वही काया की तो हालत ही खराब हो गई। उसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचता है। वो तो अच्छा हुआ था कि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, नहीं तो आज उसका काम ही तमाम हो चुका होता। कार के रुकने पर काया जल्दी से कार से बाहर निकलती है और निकलते ही वो उल्टी करने लगती है। वही वीर तो गुस्से में पहले अपने कमरे में जाता है, फिर वहां से एक ओवरकोट और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर मेंशन के अंडरग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है, जहां पर समीर को रखा हुआ था। समीर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी कि वीर के बॉडीगार्ड ने उसको बहुत टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। चैप्टर 72। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर जैसे ही वहां पर एंटर होता है तो उसके कानों में समीर की चीखें सुनाई पड़ती है और साथ में और की भी, जो कि उसके डैड यानी नीलेश राजवंश की। इसी ने तो कहा था कि समीर कुछ भी करे लेकिन उसकी कंपनी को कुछ नहीं होना चाहिए। वीर जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे उसके बॉडीगार्ड उसको ग्रीट करते हैं। वीर जाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो कुछ इशारा करता है, जिसका इशारा समझ कुछ लोग आते हैं जो कि वीर के आदमी थे, लेकिन उन लोगों की स्पेशल टॉर्चर के लिए रखा गया था। वीर उठकर अपना एक हाथ फैलाता है, जिस पर उसका एक आदमी उसके हाथ में एक खंजर रख देता है। वो चलकर समीर के पास जाता है। वही समीर तो वी को देखकर सदमे में चला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वी कहाँ से आ गया। तभी उसके कानों में वी की आवाज पती है, जो कि बहुत डरावनी थी। क्या हुआ, सोच रहा है कि मैं कहाँ से आ गया। हाँ, तूने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की थी, तो ऐसे कैसे मैं तुझे छोड़ देता है। फिर उसके बाद वीर समीर के हाथों को पकड़ता है और कहता है, इन्हीं हाथों से तूने मेरी बहन को छुआ था ना। इतना कहकर वीर उस खंजर से उसका एक हाथ अलग कर फेंक देता है, जिस पर समीर की चीख निकल जाती है। लेकिन वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसको तो समीर की चीख से उसको सुकून मिल रहा था। समीर अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है। तुम कौन हो और मैंने कब तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती की थी। उसकी बात पर वीर हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान उसके अंदर घुस आया। उसकी हंसी से सब कोई डर गया था, यहाँ तक काया भी जो अंदर आ रही थी उसके भी रोए खड़े हो गए थे। काया अपने आप से कहती है, आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था वीर पर। लग रहा है आज सारी हदें पार कर देगा इसके गुस्से की वजह से। काया अंदर आकर देखती है तो अंदर आकर तो उसको जान और सूख जाती है, क्योंकि आज इतने दिनों में पहली बार वीर इतने गुस्से में था। साथ में उसने अभी तक ऐसे किसी को टॉर्चर नहीं किया था जितना आज समीर को कर रहा था। वीर हंसना बंद करता है और वो समीर से कहता है, तुम इतने भी भोले भी नहीं हो। और क्या कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कब की। चलो मैं दिखाता हूं कि तूने कब की मेरे बहन के साथ जबरदस्ती। इतना कहकर वो इशारा करता है, जिस पर उसका एक आदमी प्रोजेक्टर चलाता है, जिसमें समीर उसी वेटर से बात कर रहा था और वो वेटर जाकर रिया को पानी देता है। फिर दूसरे सीन में वॉशरूम में समीर रिया के साथ जबरदस्ती के ऊपर उतारू हो गया था। ये सब देखकर समीर की जान हलक में आ गई थी। उसको समझ में आ गया था कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वीर तुम। जिस पर वीर कहता है, हाँ मैं वीर, वही वीर जिसे तुम सब लोग बुली किया करते थे, वही वीर जिसकी बहन के साथ तुमने जबरदस्ती करने के सोचा था कि तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा भीख मांगने के लिए, लेकिन तुम सब उसके लिए भी लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करता है और ये भी तुम्हें क्या सजा देता है। इतना कहकर वो उन आदमी को इशारा करता है और कहता है, ले जाओ इन दोनों और ज़रा इन दोनों की शरीर की गर्मी निकालो और इतना टॉर्चर करो कि इनकी रूह कांप जाए। फिर भी अगर बच जाए तो फेंक देना, जानवरों के सामने कुछ काम आ जाएंगे। इतना कहकर वो तेज स्पीड से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद उन बाप बेटों की चीखें निकलने लगी। इधर ये सब देखकर काया तो बेहोश ही हो गई थी, जिस पर राघव उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की, लेकिन नहीं, तुम्हें हर जगह उसके पीछे पीछे चली जाती हो। वही वीर सीधा वहां से अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़े उतार कर सीधा शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। ठंडा पानी उसके बॉडी पर गिरते ही उसका गुस्सा शांत होने लगता है। 1 घंटे बाद वीर शावर लेकर बाहर आता है और एक सिंपल सी एक टी शर्ट और एक हाफ लोअर पहन लेता है। इसके बाद
वो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। इधर काया के रूम में राघव काया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काया तो होश में आ ही नहीं रही थी। तब थक हार कर राघव ने उसके बगल में रखे जग वाला पानी पूरा काया के ऊपर डाल देता है, जिस पर काया चीखते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है। वही राघव की तो सिटी पिटी ही गुल हो चुकी थी, क्योंकि उसने काया के ऊपर पानी डाला था। लेकिन फिर भी वो डरते हुए काया के पास आता है और पूछता है काया काया, लेकिन काया कोई जवाब नहीं देती है। तो जोर से चिल्लाता है काया क्या तुम होश में हो, जिस पर काया एकदम से चौंक कर वो राघव को देखती है। फिर वो कहती है अबे तू इतना डरा क्यों रहा है, वैसे भी मैं इतनी डरी हुई हूँ, आज पहली बार वीर को मैंने इतने गुस्से में देखा है। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब पार्थ ने रिया के साथ जबरदस्ती की थी, जिस पर राघव कहता है वो इसलिए क्योंकि वीर सर पार्थ को अपना दोस्त मानते थे। लेकिन पार्थ ने क्या किया, अगर वो दोस्त न होते तो उनका भी यही हाल हुआ होता है। जिस पर काया कहती है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, वैसे वीर कहाँ है, मैं तो वहीं पर बेहोश हो गई थी और मुझे यहाँ कौन लाया। तब राघव चिढ़ते हुए कहता है और कौन लाएगा, मैं ही लाया हूँ। और वीर सर अपने कमरे में गई, वो अभी भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं तो कहता हूँ जो भी बातें करनी हो सुबह करना, वैसे भी रात भी बहुत हो गई है, अब जाओ फ्रेश हो आओ जाकर। जिस पर काया फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े चेंज कर के आती है तो उसे राघव अभी भी वही मिलता है, जिस पर काया कहती है तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गए। जिस पर राघव कहता है वो मैं जा ही रहा था, बस मैंने सोचा कहीं तुम फिर से न डरने लग जाओ इसलिए। तब काया कहती है अच्छा तो अब मेरी तुम्हें चिंता भी होने लगी है, मुझे नहीं पता था। वैसे जब मैं तुमसे चिपकती थी तब तो बड़ा दूर दूर भागते थे, अब क्या हुआ, अब मुझसे इतना क्यों चिपक रहे हो। तब राघव कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो उसके रूम से बाहर चला जाता है। तब काया कहती है ये लो, बिना जवाब दिया ही चला गया। खैर मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। इतना कहकर वो कमरे की लाइट बंद कर बेड पर पसर कर लेट जाती है। अभी 10 मिनट हुए नहीं थे कि काया को ऐसा लगता है कि कोई उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए है। इस पर काया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है अभी तो तुम चले गए थे, अब क्यों आ गए। ये और कोई नहीं राघव ही थी जो बालकनी से आया था। राघव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तब काया भी उससे कोई सवाल नहीं करती है। कुछ ही देर दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अब आगे चैप्टर 73। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इधर वीर के कमरे में वीर को नींद नहीं आ रही थी, क्यों कि उसे रिया की चिंता हो रही थी। इसलिए वीर ने सोचा कि वो प्रिया को कॉल करके उससे पूछ ले कि रिया कैसे है, लेकिन फिर उसने ये ख्याल टाल दिया क्योंकि इतनी रात हो चुकी है तो प्रिया की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वीर कुछ सोच कर अपनी कार की चाबी लेकर वी पैलेस से निकल गया। नीचे आकर अपनी कार में बैठकर वीर सीधा वी पैलेस से मित्तल मैंशन के लिए निकल गया, क्योंकि उसे रिया को देखना था कि सही है या कुछ उसे हुआ तो नहीं। इसलिए जब तक वो रिया को देख नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं आएगा। रात बहुत हो चुकी थी, इस रास्ते पूरे तरह से खाली थे, इस वजह से वीर जल्दी ही मित्तल मैंशन पहुंच गया। वीर उसी हालत में आ गया था जैसे वो वहां वी पैलेस में था। वीर मित्तल मैंशन आकर देखता है कि पूरे मैंशन में अंधेरा ही था। ये देखकर वीर समझ गया कि सभी लोग सो रहे थे। तब वीर अपनी कार से उतरकर चुपचाप बिना आवाज के मैंशन के अंदर आता है और धीरे धीरे कदमों से रिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। वीर इसलिए धीरे धीरे चल रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि वो यहाँ मित्तल मैंशन में है। वीर रिया के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और उसके कमरे का डोर धीरे खोलता है, क्योंकि उसके पास मास्टर की थी। इसलिए वीर आसानी से रिया के रूम का डोर खोल लेता है। वीर जल्दी से रिया के कमरे में जाकर डोर से जल्दी से बंद कर देता है। रिया की कमरे की लाइट डिम थी, जिस वजह से वीर को साफ साफ दिख रहा था। वीर के रिया के कमरे के अंदर जाते ही पीछे से एक आकृति बाहर निकलती है जो कि मुस्कुरा रही थी। ये और कोई नहीं मिसेस मित्तल थी, जो कि पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उन्होंने वीर को देखा था जो कि रिया के कमरे की तरफ जा रही थी। वो खुश थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर रिया के कमरे में वीर रिया को देखता है, उसके बगल में प्रिया भी लेटी हुई थी। वो रिया के सर पर थपकी देते देते ही सो गई थी। वीर रिया के पास जाकर उसके सर को चूमता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी जो कोई भी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखेगा मैं उसकी नजरें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर वो रिया के बगल में बैठकर उसके सर पर थपकी देने लगता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। इस वक्त रिया बेड पर बीचों बीच लेटी हुई थी, उसके एक तरफ प्रिया और एक तरफ वीर था। खैर यहाँ तो सब कोई चैन से सो रहा था, लेकिन कोई था जिसको चैन नहीं था और वो थी शालिनी राठौर। शालिनी राठौर इस वक्त अपने विला में थी और वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वीर की सगाई प्रिया से हो गई थी और वीर ने उसको मना भी नहीं किया था। ये सोचकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है, वो ऐसे किसी और के साथ सगाई कर सकता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ
मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिस पर उसका आदमी जो सुन रहा था वो कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रही है, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कौन सा शादी हो रही है, जब शादी होगी तब आप धमाका करना, तब ज़्यादा मजा आएगा, साथ में आप माथुर परिवार और मित्तल परिवार की धज्जियां भी उड़ जाएगी, इससे आप एक तीर तीन निशाने वाला काम भी हो जाएगा। उसकी बात शालिनी को भी सही लगती है। कुछ सोचकर शालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत कुछ बड़ा करने वाली थी। अगली सुबह रिया के कमरे में रिया तो सोकर उठ चुकी थी, लेकिन वीर और प्रिया दोनों अभी सो रहे थे। रिया दोनों को अपने बगल में सोते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी, और खुश होए क्यों ना, आखिर उसका भाई उसके साथ और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि अब उसकी भाभी बनने वाली है, वो दोनों उसके साथ है। तभी प्रिया की भी नींद खुलती है तो वो देखती है रिया सोकर उठ चुकी है। तभी उसको अपने हाथ में किसी की पकड़ महसूस होती है तो वो देखती है ये वीर का हाथ था जो कि अभी भी सो रहा था। उसे ऐसे सोता देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से रिया की तरफ देखती है जो कि वीर को देख रही है। प्रिया धीरे से उसके कान में कहती है, क्या देख रही है, भाई है तेरा। जिस पर रिया चौंक जाती है और प्रिया की तरफ देखती है जो कि उसकी ही तरफ देख रही थी। फिर रिया चुपचाप आराम से उठती है और वो अपने भाई को आराम से लिटाकर उसको ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में आ जाती है। उसके पीछे पीछे प्रिया भी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और तेरी तबीयत कैसी है, तू कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या हुआ। जिस पर रिया कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। तब प्रिया कहती है, तू क्यों चिंता कर रही है, जब तक वीर है तब तक तुझे कुछ नहीं होने देगा। वैसे तूने बताया नहीं कि तुम वीर को ऐसे क्यों देख रही थी। तब रिया उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं बचपन से चाहती थी कि मेरा एक बड़ा भाई हो जो हमेशा मेरा साथ दे, हमेशा मेरी परवाह करे, क्योंकि मैं सिर्फ अपने माँ के और दादाजी के करीब रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जानती कि पापा का प्यार कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पापा को देखा कि वो एक दिन भी मुझसे प्यार से बात की हो, एक दिन भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि काश मेरे पास के बड़ा भाई होता तो कितना अच्छा रहता। पता है प्रिया, जब पार्थ ने मेरा रेप किया उसके बाद जैसे वीर भाई ने मुझे संभाला था, तब मुझे लगा कि काश वीर भाई मेरे सगे भाई होते, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बात सच हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन तुमने सबको बताया था कि वीर भाई मेरे सगे भाई है। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी हो गई। इतना कहते हुए रिया की आंखों से आंसू आ गए। तब प्रिया ने उसे गले लगा लिया और उससे कहती है, रिया तुम इतना मत सोचो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ कि तूने बचपन से क्या झेला है, पर अब तुम ये सब छोड़ दे, अब तो तेरा भाई भी आ गया है न, तू अब खुश रहे। जिस पर रिया ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। वही जो वीर जो बेड पर लेता था वो सो नहीं रहा था, वो तो तभी जग गया था जब उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। वीर ने रिया की एक एक बात सुनी थी। वीर रिया के दर्द को महसूस कर रहा था, उसकी भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। उसके बाद रिया वॉशरूम चली गई। उसके जाने के बाद प्रिया वीर के पास जाती है और उससे कहती है, अगर नाटक करना हो गया हो तो चलो निकलो यहाँ से। जिस पर वीर अपनी आंखें खोल देता है और वो प्रिया को देखता है। प्रिया देखती है कि वीर की आंखें लाल हुई है तो वो समझ गई उसने रिया की बात सुन ली थी। वीर बेड से उठकर रिया के कमरे से बाहर चला जाता है। प्रिया भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे रिया को भी देखना था, इसलिए उसने सोचा कि बाद में बात करेगी वीर से इस बारे। वीर रिया के कमरे से बाहर जा ही रहा था कि उसे अपनी माँ बाहर ही मिल गई जो कि पूजा घर की तरफ जा रही थी। वीर उनके पीछे पीछे वो भी पूजा घर की तरफ चला गया। वो जब वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी मां पूजा करने जा रही थी, इसलिए वो चुप चाप वहीं पर खड़ा हो गया। वहीं मिसेस मित्तल जो कि पूजा शुरू करने वाली थी, उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनके पीछे वीर खड़ा था, और भाई एहसास भी क्यों ना होता, आखिर वो माँ थी। वीर की माँ अपने बच्चों के हर एक एहसास को जानती और पहचानती है, इसलिए ये तो नॉर्मल बात है। मिसेस मित्तल आरती शुरू करती है। वीर को पहले भगवान में तो बहुत विश्वास था, लेकिन जब से उसे दूसरा मौका मिला था तब उसे और ज्यादा विश्वास हो गया था। मिसेस मित्तल आरती पूरी करके पीछे मुड़ती है तो वहां पर अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अब वीर के साथ साथ रिया और प्रिया भी वहां पर आ गई थी, साथ में दादाजी भी। मिसेस मित्तल बारी बारी सबको आरती देती है, उसके बाद प्रसाद भी। उसके बाद वीर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चैप्टर 74। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। जिस पर मिसेस मित्तल वीर की तरफ देखती है जो कि उनकी ही तरफ देख रहा था। तब मिसेस मित्तल आरती की थाल पूजा घर में रखकर वीर के पास आती है। तब वो वीर के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है बेटा। जिस पर वीर सबकी तरफ देखता है जो उसकी ही तरफ देख रहे थे। फिर वीर अपनी माँ को हाल में ले जाकर अपनी माँ को सोफे में बैठाकर उनके पैरों के पास बैठकर कहता है, माँ आप ये सब कैसे कर लेती है, कैसे इतने सालों इतना बड़ा नाटक कर रही है। उसकी बात सुनकर मिसेस मित्तल का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो हकलाते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है तू विराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर वीर कहता है, माँ मैं क्या कह रहा हूँ ये आप भी जानती है, इसलिए मुझसे तो आप झूठ बोलना ही मत। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे एक बात मानेगी।
जिस पर मिसेस मित्तल कहती है, हाँ बोलना बेटा क्या बात है। तब वीर कहता है, माँ क्या आप और रिया दोनों मेरे मेंशन में चलोगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि दादाजी वीर से कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, विराज जानते भी हो। जिस पर वीर अपने दादा की तरफ देखकर कहता है, हाँ दादाजी मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप लोग ऐसे मत दिखाए कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे सब कुछ पता है कि इस घर में सालों से क्या होता आया है। इसी वजह से काव्या आज लंदन चली गई पढ़ने के लिए, नहीं तो वो कभी नहीं जाती यहाँ से। लंदन में पढ़ाई करना तो सिर्फ उसका बहाना है, लेकिन मुझे सब पता है कि वो अचानक से लंदन क्यों चली गई। उसकी इस बात से सभी हैरान हो गए, यहाँ तक रिया और प्रिया भी। उन लोगों को नहीं पता था कि काव्या इसलिए लंदन चली गई थी। रिया वीर से कहती है, ये क्या कह रहे हो भाई, काव्या लंदन। जिस पर वीर कहता है, हाँ रिया काव्या इसलिए ही लंदन गई है क्योंकि वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ माँ की जिद की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। लेकिन वो पढ़ाई का बहाना बना कर आखिर में चली ही गई। इसलिए माँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले मेरे घर में, जहाँ कोई आपको जज करना वाला नहीं होगा और न ही कोई आपको ताना मारेगा, और जिनकी वजह से आप इतना डर रही है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टर मित्तल आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तभी वीर के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है और वीर का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसे मिसेस मित्तल की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कह रही थी, तुझे शर्म नहीं आती है कि तू अपने पापा को मिस्टर मित्तल कहकर बुलाता है। जिस पर वीर कहता है, हाँ नहीं आती है मुझे शर्म। आखिर उन्होंने आज तक किया क्या है अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं था, लेकिन रिया और काव्या तो थी। उनको एक बार प्यार से गले लगाया हो तो बोलो माँ, नहीं ना कभी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो रिया और काव्या को एक नज़र प्यार से देखा तक नहीं होगा, और आप कह रही है कि मुझे शर्म नहीं आती है। अरे उनको शर्म आती है अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हुए। माँ मैं आखिर बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलेगी या नहीं। जिस पर मिसेस मित्तल कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वीर बोलता है, ठीक है मुझे मिल मेरा जवाब। आप आज से भूल जाए कि आपको कोई बेटा भी है। जैसे आप इतने सालों तक जी रही थी वैसे आप आगे भी जी लेना। इतना कहकर वीर वहां से चला जाता है। उसकी बातों को सुनकर रिया की आंखों में आंसू थे, उनके साथ साथ मिसेस मित्तल और दादाजी के भी आंसू थे। वही प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे संभाले, वीर को या रिया को। दादाजी तो अपने कमरे में चले गए थे। अब हाल में सिर्फ मिसेस मित्तल के साथ साथ रिया और प्रिया थी। रिया चलते हुए अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, क्यों माँ ऐसा क्यों कर रही है, क्या आपकी तरह आपके बच्चे भी घुट घुट कर मर जाए, क्या आप ऐसा चाहती है तो बता दीजिए। जिस पर मिसेस मित्तल कहती है, नहीं बेटा मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। लेकिन तब रिया कहती है, लेकिन क्या आप पापा से डर रही है, शायद आपने भाई की बातों को सुना नहीं, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, पापा को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन आज आपने भाई को बहुत हर्ट किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। देख लीजिए माँ, आपके इस फैसले से बहुत कुछ बिखर जाएगा जो आपने आज तक समेट कर रखा है। इतना कहकर वो प्रिया के साथ वहां से चली जाती है। यहाँ मिसेस मित्तल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उन्हें किसी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और वहां से किचन की तरफ चली जाती है। ये कदमों की आवाज़ किसी और की नहीं, मिस्टर मित्तल की थी। वो चुपचाप मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि रिया वीर के गले लगकर रो रही थी। मिस्टर मित्तल अपने बच्चों को ऐसे देखकर उनके दिल में दर्द होता है। वीर भी उनको देख लेता है, जिस पर वो रिया को अपने से अलग करके उनकी तरफ जाता है। उनके पास जाकर वो उनसे कहता है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं और मुझे उसका जवाब सिर्फ सच में ही सुनना है। कुछ देर बाद चुप्पी के बाद वीर कहता है, आपने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। उसकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल अपनी नजरें चुरा कर वहां से चले जाते हैं। उनको ऐसे जाते हुए देखकर वीर पीछे से कहता है, आप हमेशा से ऐसा करते आए हैं और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। पीठ घुमाकर जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर मित्तल वहीं पर रुक जाते हैं और बिना पीछे मुड़े कहते हैं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि मैं अपना फालतू टाइम में नहीं बर्बाद करता है। उनकी बात पर वीर हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ, और हंसते हुए उनके पास आता है और कहता है, फालतू लोग, तो फिर आपने माँ से शादी क्यों की और आपने हमें पैदा ही क्यों किया। जब हम तीनों माँ के पेट में थे तब आपने हमें मार क्यों नहीं दिया। हम जवाब दीजिए मिस्टर मित्तल, जवाब दीजिए। लेकिन मिस्टर मित्तल वहां से जाने लगते हैं। जिस पर वीर पीछे से कहता है, ये सब जिस लिए आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में वो उस चीज़ को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मिस्टर मित्तल ने उसकी ये बात सुनी नहीं और वो वहां से अपनी कार में बैठकर वहां से अपनी कंपनी चले गए। चैप्टर 75। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। मिस्टर मित्तल के जाने के बाद वीर भी अपनी कार में जा कर बैठ गया और उसके साथ साथ प्रिया और रिया भी बैठ गई। उन दोनों को देखकर वीर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने कार
स्टॉक की और वहां से निकल गया वी मेंशन के लिए इधर। काया जब सोकर उठी तो उसे अपने पास राघव नहीं दिखाई दिया, जिस पर काया का मुंह बन गया और वो अपने आप से कहती है इसका रोज का है, रात में बिना बताए आ जाता है और सुबह बिना बताए गायब भी हो जाता है। फिर वो उठकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर काया जल्दी से तैयार होती है क्योंकि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिस वजह से उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था। काया जल्दी से तैयार होकर बिना ब्रेकफास्ट के ही चली गई। राघव पहले ही कंपनी चला गया था। उन दोनों के जाने के बाद वीर मेंशन आया और वो अपने कमरे में चला गया। रिया प्रिया के साथ कॉलेज चली गई थी, इसलिए वीर ने उन दोनों को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। वीर अपने कमरे में आकर सीधा सीक्रेट रूम में चला जाता है और वहां जाकर अपने आप से कहता है आपको बहुत शौक है अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अब मैं दिखाता हूं कि आप कैसे अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जब कंपनी ही नहीं रहेगी। इतना कहकर वो अपने सिस्टम पर बैठ जाता है। वहां पर बैठने के बाद वीर किसी को कॉल करता है और कहता है मित्तल इसके शेयर खरीद लो कूड़े के भाव। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो अपने सिस्टम में कुछ करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद अपने सिस्टम पर काम करने के बाद वीर रुकता है और कहता है अब आएगा मजा। उल्टी गिनती शुरू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बोलते ही मित्तल इंडस्ट्री के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो गए क्योंकि वीर ने मित्तल्स के शेयर खरीदकर कूड़े के भाव पर बेचना शुरू कर दिए थे, जिस वजह से मित्तल इंडस्ट्री डूबने के कगार पर आ गई थी। अब देखना यह होगा कि कैसे वीर के पापा यानी मिस्टर मित्तल अपनी कंपनी को बचाएंगे। थोड़ी ही देर में मित्तल इंडस्ट्री के शेयर की वैल्यू 0 हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में हंगामा मच गया था और हर जगह यही चर्चा होने लगी थी कि ऐसे अचानक से मित्तल इंडस्ट्री बर्बाद कैसे हो गई, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वीर अपना काम खत्म करके वो फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर जल्दी से तैयार होकर वो आज सीधा कंपनी न जाकर कॉलेज चला जाता है। वैसे भी पूरे शहर को पता चल चुका था कि वीर मित्तल परिवार का खोया हुआ बेटा है, इसलिए उसे अब कोई बुली नहीं करने वाला था और अगर फिर भी कोई उसके रास्ते में आता है तो उसकी किस्मत ही बुरी होगी, तभी वो उसके सामने आएगा। वीर इस बात बेखबर कि उसने क्या कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से मित्तल इंडस्ट्री में कोहराम मचा था। क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने मित्तल इंडस्ट्री में अपने पैसे लगाए थे वो वहां पर मौजूद थे और सभी अपना अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन कंपनी के पास अब कोई भी पैसा नहीं था, जिस वजह से सभी इन्वेस्टर्स भड़के हुए थे। वहीं मिस्टर मित्तल को समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या और क्यों। अगर उन्होंने सुबह वीर की बात सुनी होती तो उन्हें पता होता कि ये किसने किया, लेकिन वो तो बिना बात सुने ही वहां से चले गए थे। वैसे ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो इंसान अपने बच्चों और पत्नी से ज़्यादा अपनी कंपनी को अहमियत देता हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत गुरूर है ना उनको अपने ऊपर की, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कोई उनके शेयर खरीद कर कूड़े के भाव में बेच दिया, जिस पर उनकी कंपनी बर्बाद होने पर आ गई थी। इन्वेस्टर्स अपना जवाब मांग रहे थे लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मिस्टर मित्तल एक मीटिंग रखवाए और सभी इन्वेस्टर्स को उसमें मौजूद होने को कहा। मीटिंग शुरू हुई तो एक बार फिर से हल्ला मच गया। बहुत मुश्किल से सबको चुप करवाया। सबके चुप होने के बाद मिस्टर मित्तल कहना शुरू करते हैं मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी पैसे आपको जरूर मिलेंगे, फिर चाहे मुझे ये सब कुछ बेचना ही क्यों न पड़े, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं, बस 1 महीने में 1 महीने में आप सभी का पैसा चुका दूंगा। उनकी बात मानकर सभी इन्वेस्टर्स मानकर वहां से चले जाते हैं। उनके सभी के जाने के बाद मिस्टर मित्तल अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कोई खरीदार खरीदो जल्द से जल्द, जिस पर उनका असिस्टेंट बात मान वहां से चला जाता है। मीटिंग रूम से बाहर जाकर वो किसी को मैसेज करता है और वहां से चला जाता है। उसने किसी और मैसेज नहीं बल्कि वीर को ही किया था, लेकिन मिस्टर मित्तल के असिस्टेंट को नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है, क्योंकि वीर ने उसे अपनी पहचान नहीं बताई थी बल्कि वो अपनी नई पहचान से उससे बात की थी। इधर काया को भी पता चल चुका था कि मित्तल इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर आ गई है और वो अपनी कंपनी बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रही है, इसलिए काया एक बार वीर से बात करना चाहती थी। काया अपनी मीटिंग जल्दी से खत्म करके अपने केबिन में जाती है जहां पर राघव और अभय दोनों मौजूद थे। उन दोनों को देखकर काया कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उसके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। वो अपनी चेयर पर बैठकर तुरंत वीर को कॉल करती है, लेकिन वीर उसका कॉल नहीं उठाता है। तभी उसे वीर का मैसेज मिलता है जिसमें उसने बताया थी कि आज कॉलेज जा रहा है, इसलिए जो कोई बात करनी है कॉलेज के बाद जब कंपनी आऊंगा तब करना, बीचे में मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये मैसेज देखकर काया एक गहरी सांस लेती है और उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कोई बताएगा वीर ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर अभय कहता है लगता है आज सुबह की खबर तुम्हें मिली नहीं कि आज सुबह मित्तल मेंशन में क्या क्या हुआ, जिस पर काया पूछती है क्या हुआ, ऐसा भी क्या हुआ जो वीर ये सब कर रहा है। तब अभय और राघव दोनों मिलकर उसे सब कुछ बताते हैं कि आज सुबह मित्तल मेंशन में क्या क्या हुआ था। पूरी बात सुनने के बाद काया शांत हो जाती है। कुछ देर
शांति की बात काया कहती है, वीर की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हमेशा रहती है, वो एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम से घुस जाता है। शालिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब उसके पापा, सॉरी पापा कहना तो गलत होगा क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो उन्हें पापा कहा जाए, मिस्टर मित्तल ही सही रहेगा। अब उन्होंने भी वैसा ही किया अंगा देवा से। अब तक आपने पढ़ा। ये मैसेज देखकर काया एक गहरी सांस लेती है और उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, कोई बताएगा वीर ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर अभय कहता है, लगता है आज सुबह की खबर तुम्हें मिली नहीं कि आज सुबह मित्तल मेंशन में क्या क्या हुआ। जिस पर काया पूछती है, क्या हुआ, ऐसा भी क्या हुआ जो वीर ये सब कर रहा है। तब अभय और राघव दोनों मिलकर उसे सब कुछ बताते हैं कि आज सुबह मित्तल मेंशन में क्या क्या हुआ था। पूरी बात सुनने के बाद काया शांत हो जाती है। कुछ देर शांति की बाद काया कहती है, वीर की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हमेशा रहती है, वो एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम से घुस जाता है। शालिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब उसके पापा, सॉरी पापा कहना तो गलत होगा क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो उन्हें पापा कहा जाए, मिस्टर मित्तल ही सही रहेगा। अब उन्होंने भी वैसा ही किया। अब आगे चैप्टर 76। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इधर वीर कॉलेज आता है। वीर अपनी बुलेट पार्क करके वहां से निकलने ही वाला था कि एक लड़कों का ग्रुप आकर उसको घेर लेते हैं, जिस पर वीर उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि शांति चाहता था, इसलिए ही वो आज कॉलेज आया था। इसलिए आज वो किसी से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सभी को इग्नोर कर साइड से जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस ग्रुप से एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वीर अपनी नजरें उठाकर उसको देखता है और कहता है, क्या चाहिए, तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है, वो क्या है ना, हमें तेरी बाइक बहुत पसंद आई, बस इसलिए हम तुमसे ये बाइक की चाबी चाहते थे। तू चुपचाप अपनी इस बाइक की चाबी दे और चला जा यहाँ से। उसकी बात सुनकर वीर की भौहें ऊपर हो जाती है, क्यों कि वो लड़का जिस टोन में उससे बात कर रहा था वो वीर को नहीं पसंद आई। ऊपर से वो ऐसे मांग रहा है जैसे ये बाइक उसी की हो। तब वीर कहता है, अगर नहीं दी तो क्या कर लोगे। जिस पर वो लड़का हंसने लगता है और वो वीर से कहता है, लगता है तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, चुपचाप अपनी बाइक की चाबी दे दे वरना। वीर उसकी बात को काटते हुए कहता है, वरना क्या मारेगा तू मुझे। जिस पर वो लड़का अपनी साथियों से कहता है, अरे यार ये लड़का मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, कोई इसको बताओ कि मैं कौन हूं, नहीं तो पता नहीं अगर मैं बताने पर आया न तो शायद ये रहे ही न। जिस पर उसके साथियों में से एक आगे आता है और वो वीर से कहता है, तू देवा को नहीं जानता है, क्या बात है, देवे इस होम मिनिस्टर का बेटा है, समझा तू, और जो देवा भाई ने मांगा है चुपचाप तू उन्हें दे, नहीं तो वो तेरा वो हाल करेंगे जो तू कभी सोच नहीं सकता है, समझा। अब निकाल चुपचाप बाइक के चाबी या दो एक कान के नीचे। वीर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने को होता है। तो वो लड़का जिसने पहले उसे रोका था यानी देवा, वो फिर से वीर के सामने आ जाता है। देवा वीर से कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पता है मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है न तो मैं वो चीज़ लेकर ही रहता हूँ, फिर चाहे कैसे भी क्यों लेना पड़े, लेकिन मैं अपनी पसंद की हुई चीज़ कभी नहीं छोड़ता है, समझा। अभी भी टाइम है, चुपचाप बाइक की चाबी दे और निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वीर उन लोगों की बातों से ऊब गया था, इसलिए उसकी बात खत्म होते ही वीर देवा कहता है, हो गया तेरा, अब सुन मेरी, तू कोई भी चाहे, तू होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा। और आज तक मैंने अपनी चीज़ अपने दोस्तों को तक नहीं दी, तो तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं बाइक तुझे दे दूंगा। अबे तू है कौन, हाँ कोई नहीं, इसलिए शांति से कह रहा हूँ, जाने दे मुझे, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो सभी लोग पार्किंग से बाहर आ गए थे, इसलिए ये सब नज़ारा वहाँ के स्टूडेंट भी देख रहे थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और ये खबर प्रिया और रिया तक भी पहुंच गई थी, जो कि अपनी क्लास में लेक्चर ले रही थी। उन्हें जब ये बात पता चली कि वीर का पंगा देवा से हो गया है तो एक पल के लिए दोनों डर गई थी, फिर उन्हें ध्यान आया कि वीर कौन है, तब जाकर उन्हें राहत मिली। वो दोनों भी अपनी क्लास से निकल कर वहीं पर आ गई जहां पर यह सारा बवाल हो रहा था। देवा यहां पर बहुत फेमस था क्योंकि वो होम मिनिस्टर का बेटा था, साथ में वो यहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और पूरी यूनिवर्सिटी में ड्रग सप्लाई करना, ये सब काम देवा करता था और उसे कोई रोकता भी नहीं था। इस वजह से उससे काफ़ी बच्चे डरते थे और उसकी वजह से जाने कितने बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया था और जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया था उसकी वजह से, क्योंकि देवा के आदमी यहाँ पर लड़कियों के साथ रेप भी कर चुके थे, लेकिन आज तक उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज शायद कुछ बड़ा होने वाला था। वीर की बात पर देवा भड़क गया था और वीर से बदतमीजी के ऊपर उतारू हो गया था। देवा गुस्से में कहता है, तू मुझे नहीं जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, अब तुझे ये देवा ठाकुर बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो अपने साथियों से कहता है, इसे तब तक मारो जब तक इसके शरीर से आवाज निकलना बंद न हो जाए। इतना कहकर वो थोड़ा दूर हट गया। वही देवा के कहते उसके सभी साथी वीर को फिर से घेर लेते हैं। वही
वीर उसकी ये हरकत मुस्कुराने लगता है और वो अपने मन में कहता है अब तू तो गया बेटा, अब न तेरा वो बाप बचा पाएगा और कोई और। वैसे जैनी, क्या तुम इस देवा की कुंडली निकाल सकती हो, क्योंकि ये आदमी मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कितना खराब और गिरा हुआ है ये मुझे जानना है। जिस पर जैनी कहती है ओके बड़ी, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। जिसके बाद जैनी उसको सब कुछ बताती है, लेकिन जैसे जैसे वीर जैनी की बात सुनता है वैसे वैसे वीर का गुस्सा बढ़ता जाता है और उसके आसपास का माहौल एकदम से चेंज होने लगता है, क्योंकि वीर की बॉडी से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिस वजह से वहां पर जितनी भी लोग खड़े थे उनकी कपकपी महसूस होने लगी थी। उसी भीड़ में प्रिया और रिया भी खड़ी थी। रिया प्रिया से कहती है प्रिया ये मुझे अचानक से ठंड क्यों लगने लगी, जिस पर प्रिया कहती है एक बार अपने भाई को सही से देख ले, पता चल जाएगा कि तुझे ठंड क्यों लग रही है। जिस पर रिया उसकी बात समझ नहीं पाती है और वो वीर की तरफ देखती है तो वो डर कर 2 कदम दूर हो जाती है और वो प्रिया के पीछे छुप जाती है। उसके आसपास भी यही बातें होने लगी थी। उन लोगों को अचानक से ठंड का एहसास क्यों होने लगा था। वही देवा और उसके साथियों को भी वीर को ऐसे देखकर डरने लगे थे, लेकिन वो सभी अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दे रहे थे। वही देवा जब देखता है कि उसके सभी साथी वीर से डर रहे हैं तो वो एक बार फिर से अपनी सभी साथियों से कहता है तुम लोग खड़े क्यों हो जाओ, उसकी जाकर खाल उधेड़ 2 साले की, तब पता चलेगा उसको देवा ठाकुर कौन है। उसकी बात पर वीर अचानक से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए देवा इतना डर गया कि वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे वो उसके मन में ये ख्याल आया कि आखिरी वीर है ही कौन जो उससे डरने की जरूरत है, इसलिए वो फिर से अपने साथियों से कहता है तुम लोग खड़े क्यों हो या तुम लोगों को मेरी बात सुनाई पड़ रही है। देवा की बात सुनकर देवा का एक बंदा आगे बढ़ता है वीर के ऊपर वार करने के लिए, लेकिन जैसे ही वीर को उसका हाथ टच होने वाला था कि वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से घुमा देता है। सबको हड्डियों की टूटने की आवाज आती है, साथ में उस बंदे की चीख भी जो बहुत बुरी तरह चीख रहा था, क्योंकि उसका वो हाथ टूट गया था जिससे उसने वीर के ऊपर वार किया था। ये देखकर देवा के साथी और ज्यादा डर गए थे, लेकिन अब वो लोग पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि अगर वो लोग पीछे हटे तो देवा उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि वो एक साथ वीर के ऊपर अटैक करेंगे। उसके बाद सभी एक साथ वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग वीर को छू तक नहीं पा रहे थे, लेकिन वीर उनकी हड्डियां जरूर तोड़ रहा था। देवा ये सब देख कर तो और भी ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने किसी को फोन करना चाहा, लेकिन उसके फोन पर सिग्नल ही नहीं थे, इस वजह से वो किसी को फोन नहीं कर सकता था। वही वीर लड़ते हुए जैनी से कहता है जैनी इसके और इसके बाप के सारे काले चिट्ठे लीक कर दो, जिस पर जैनी कहती है ओके बडी। इसके बाद जैनी देवा के और उसके बाप देवेंद्र ठाकुर जो कि होम मिनिस्टर था उसके भी काले चिट्ठे जैनी लीक कर देती है। वीर कुछ ही देर में सबको धूल चटा देता है। हर किसी की कोई न कोई हड्डी जरूर टूटी थी, लेकिन वीर को एक खरोच तक नहीं आई थी। उसके बाद वीर चलकर देवा के पास जाता है और कहता है और किसी को बुलाना है तो बुला ले, मैं यही हूँ, जब बंदे आ जाए तो बुला लेना। इतना कहकर वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। चैप्टर 77। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर अंदर जाते हुए किसी को मैसेज करता है। उसके जाने के बाद के वहां पर खड़े सभी लोग भी वहां से जाते हैं, सिवाय देवा और उसके साथियों के अलावा और कोई नहीं बचा था वहां पर। वही देवा के जितने भी साथी थे सभी जमीन पर पड़े कराह रहे थे, क्योंकि उनकी कोई न कोई हड्डी जरूर टूटी थी। देवा अपने साथियों को देखकर भगते हुए कहता है तुम सब किसी के नाम नहीं हो सालों, तुम सब उसे छू तक नहीं पाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी वो मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहकर वो किसी को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन तभी 4 से 5 गाड़ियां एक साथ यूनिवर्सिटी में इंटर होती है और देवा और उसके सभी साथियों को पकड़कर अपने गाड़ी में डालकर स्पीड से वहां से निकल जाती है। देवा और उनके साथियों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, और जब तक समझ में आया तब तक वो लोग सोचने समझने की हालत में नहीं थे। इधर वीर अपनी क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी प्रिया और रिया भी उसके साथ आई और रिया वीर से पूछा भाई कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, जिस पर वीर मुस्कराते हुए कहता है नहीं रिया मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा हूं, चल अब क्लास में नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। जिसके बाद वो तीनों क्लास में चले जाते हैं। वही प्रिया वीर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह नहीं पाए। वीर भी ये समझ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि बाद में प्रिया से बात करेगा। जिसके बाद तीनों अपनी क्लास लेते है, लेकिन सोशल मीडिया में हड़कंप सा मच गया था, साथ में न्यूज़ चैनल्स में भी, क्योंकि देवा और उसके बाप के काले
चिट्ठे सबके सामने आ गए थे, जिसके बाद पुलिस देवा और उसके बाप को अरेस्ट करने के लिए उसके घर में पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई नहीं मिला, इसलिए वो सभी हर जगह उनकी तलाश जारी थी। उसके साथ उसके घर में रेड भी पड़ी थी, जिसमें उनको काफ़ी भारी मात्रा में ड्रग के साथ साथ ब्लैक मनी मिला था, जिसके बाद उनकी सभी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया था। लेकिन उनको देवा और उसका बाप कहीं नहीं मिले, जिसकी वजह पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि वो दोनों इस शहर से भाग ना पाए, और ये पूरी खबर सरकार तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से कई नेता लोग डरे हुए थे और कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध करने वाली संख्या बहुत कम थी, इस वजह से उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी वजह से वीर के आदमी उन्हें भी उठाकर अपने सीक्रेट जगह पर ले जाकर बंद कर दिया था, जिसकी खबर किसी को नहीं पता चली थी। इसकी वजह से होम मिनिस्टर का पद खाली हो गया था, इसलिए उसको भरने के लिए मीटिंग्स होने लगी थी, लेकिन अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया था कि किसे होम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को किसी ने रोका हुआ था। साथ में ये भी कहा गया था कि वो जिस इंसान का नाम बताएगा वो ही होम मिनिस्टर बनेगा। इधर वीर अपनी लगातार क्लास लेने की वजह से बहुत थक गया था, क्योंकि वो पहले ही इतने दिन से नहीं कॉलेज नहीं आया था, और आज पता चला था कि उसके पेपर भी आने वाले था। हालांकि उसको पेपर की कोई चिंता नहीं था, लेकिन आज वीर बहुत ऊब गया था क्लास में बैठ बैठे, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा सा महसूस हो रहा था, और उसकी चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पर दिख रहा था, जो प्रिया और रिया दोनों देख पा रही थी। इस वजह से दोनों आपस में हंस रही थी। वीर उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है, ज़्यादा मत हंसो वरना दांत टूट कर गिर जाएंगे, जिस पर दोनों हंसना बंद कर देते हैं और दोनों वीर को घूर कर देखने लगती है, जैसे वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन वीर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने उन दोनों इग्नोर किया और अपनी नज़रें सामने रखी जहाँ पर टीचर लेक्चर दे रहे थे। पूरी क्लास अपनी चोर नज़रों से उन तीनों को देख रही थी। लड़कियाँ तो पहले ही वीर को देखकर उस पर फिदा हो गई थी जब वो पहले दिन जब कॉलेज आया था, लेकिन आज वीर जिस तरह से देवा के आदमियों से लड़ा था, उसकी वजह उनके दिल में डर भी आ गया था। लेकिन वो वीर को देखने के लिए अपना डर हावी नहीं होने दे रही थी, और वो जलन से प्रिया और रिया को देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वही हाल लड़कों का था, बस वो वीर के बजाय प्रिया और रिया को देखने में बिजी थे। लेक्चर खत्म होने के बाद क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। कैंटीन में जाकर तीनों अपना अपना ऑर्डर देते हैं और तीनों एक साथ ही बैठ जाते हैं। प्रिया वीर से कहती है, तुम आज कॉलेज क्यों आए थे? अब ये मत बोलना कि तुम पढ़ाई करने के लिए आए थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आज कॉलेज आने का कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। जिस पर वीर प्रिया की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, तो तुम अब अंतर्यामी भी बन गई हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जिस पर प्रिया कहती है, हाँ तो मैं पहले ही ऐसी थी, बस तुमने अब देखा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब चलो जल्दी बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मोटिव क्या है। जिस पर वीर कहता है, वो तो तुमने सुबह देख ही लिया था, तो अब क्यों पूछ रही हो। जिस पर प्रिया उसकी बात समझ नहीं पाती है, तो इसलिए वो उससे पूछती है, मतलब क्या है तुम्हारा? सुबह जो हुआ उसके लिए मैं कुछ समझी नहीं। उसकी बात पर वीर उसे ऐसे देखता है जैसे कोई उसके सामने एलियन बैठा हो, और रिया की तरफ देखता है जो उन दोनों को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप को हंसने से रोक रही थी। वीर उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। जिस पर रिया अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसने की आवाज़ बहुत तेज थी, जिसकी वजह से कैंटीन में सभी लोग रिया की ही तरफ देखने लगता है। जब रिया को ये एहसास होता है तो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, लेकिन उससे होती है फिर भी वो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करती है, और वो वीर से कहती है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आप दोनों की बातों को सुनकर हंस रही थी। जिस पर वीर कहता है, हम दोनों की बात, हम लोग तो ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं जिससे तुम्हें हंसी आए। क्लोज तभी प्रिया की आवाज़ दोनों को सुनाई पड़ती है, जो रिया से कह रही थी, तुम फालतू में हंसना बंद करोगी, मैं तुम्हारी वजह से वीर की बातों को समझ नहीं पा रही थी। फिर वो वीर की तरफ देखती है और कहती है, और तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते हो, जब देखो पहेलियां बुझाते रहते हो, कभी तो सीधी बात किया करो। लेकिन नहीं, इनको पहेलियां बुझानी है। अब बताओ कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वीर बनाते हुए कहता है, हो तुमसे बुरा है भी कोई नहीं। तब प्रिया कहती है, क्या कहा अभी अभी तुमने? हाँ मैं बुरी हूँ, यूँ मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो दो मुँह के वीर के चेहरे पर मार देती है, जिसकी वजह से वीर की चीख निकल जाती है। मार दिया रे। चैप्टर 78। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर की चीख से प्रिया थोड़ा डर गई, कहीं उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया। वीर ने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था, जिस वजह से प्रिया को वीर को चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। जिस पर प्रिया चिढ़ जाती है और वो वीर से कहती है, तुम अपना हाथ हटाओगे कि नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा
देखने दो, दिखाओ कहीं तुम्हें ज्यादा दो नहीं लग गई। जिस पर वीर ने प्रिया को अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखा। जैसे प्रिया और रिया से वीर का चेहरा देखा तो वो वीर को देखकर हंसने लगी, जिस पर वीर चिढ़ गया और वो वहां से उठकर चला गया। जिस पर प्रिया और रिया दोनों उसके भागते हुए चली गई, साथ में उसे रुकने के लिए भी कह रही है, लेकिन वीर ने उन दोनों की एक नहीं सुनी। एक्चुअली प्रिया के अचानक से मारने पर वीर के चेहरे पर 2 निशान बन गए थे, जिसकी वजह से वीरा का चेहरा काफी फनी लग रहा था और इस वजह से ही दोनों हंस रहे थे। उन दोनों को अपने ऊपर हंसता देखकर वीर बहुत चिढ़ चुका था। वीर पार्किंग में आया और अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जब तक प्रिया और रिया वहां पर पहुंचती तब तक वहां से वीर जा चुका था। जिस पर प्रिया कहती है, ये लो ये तो चला गया गुस्सा होकर। जिस पर रिया कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मना लेना, वैसे भी अब तू मेरी भाभी बनने वाली है, हम तो ये सब चलता ही रहेगा। जिस पर प्रिया उसे घूर कर देखती है और कहती है, तू आजकल ज्यादा नहीं बोलने लगी है, अब चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूं, आज मुझे वैसे भी घर जल्दी जाना है, पापा ने बुलाया, अब पता नहीं वो क्या नया कांड करेंगे। रिया घर जाने के बाद से थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे सुबह जो कुछ हुआ था वो याद आने लगता है। वही प्रिया जब देखती है कि रिया कुछ जवाब नहीं दे रही है तो रिया की ओर देखती है। रिया को कहीं खोए हुए देखकर समझ गई कि वो सुबह की बातों को याद करके उदास है। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ, आज तू मेरे घर चल, आज मेरे साथ तुम वही रहना, बहुत मजा आएगा। जिस पर रिया कहती है, ठीक है। इतना कहकर वो प्रिया की कार में बैठ जाती है। उसके बैठने पर प्रिया अपनी कार आगे बढ़ा देती है। रास्ते में उसने रिया का मूड थोड़ा सही कर लिया था, जिसकी वजह से फिर से सुबह की बातों को भूल चुकी थी और उसे फिर से खुश देखकर प्रिया को थोड़ी राहत मिली। इधर वीर सीधा कंपनी चला गया। आज उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसे कोई देख न ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीर अपनी बाइक कंपनी में पार्क कर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधा अपने केबिन में चला गया। केबिन में पहुंचकर उसने काया के एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। कुछ देर बाद काया उसके केबिन में आती है, साथ में राघव भी उसके साथ था और हर बार की तरह वो काफी सारी फाइल लेकर आई थी, जिस पर वीर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि ये सभी सौम्या ने भेजी थी। क्लोज काया और राघव ने सारी फाइल वीर के डेस्क पर रख दी और राघव वहां से चला गया, लेकिन काया नहीं गई बल्कि वो वही लगी चेयर पर बैठ गई और उसने वीर को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी वो निशान थे, जिसे देखकर काया को हंसी आ रही थी। लेकिन वो हंसी बल्कि उसने वीर से पूछा, आज तेरा मास्क कहाँ है? जिस पर वीर कहता है, हाँ वो आज घर से लाना भूल गया था, बस इस वजह से मेरे चेहरे पर मास्क नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर तो है, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो लगा लूंगा। वैसे तू बता कैसे चल रहा है, काम है? जिस पर काया कहती है, हाँ काम तो सही चल रहा है, इनफैक्ट तुमने जो वेपन की कंपनी खरीदी थी उसका काम भी लगभग खत्म ही होने वाला है, हम 1 हफ्ते बाद वेपन बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसे देखकर लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें इसके आगे की बात उसने छोड़ दी, क्योंकि वीर उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगा था। इसलिए काया ने आगे की बात नहीं की और इसके बजाय उसने कंपनी की रिपोर्ट दी कि अभी तक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। करीब 2 घंटे बाद काया अपनी बात खत्म करती है। उसके बाद काया एक गहरी सांस लेती है और वो वीर से कहती है, वैसे तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारा चेहरा किसने बिगाड़ दिया? जिस पर वीर उसे फिर से घूरने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरे चेहरे से क्या करना है जो तुम ये बार बार पूछकर मुझे इरिटेट कर रही हो? तब काया कहती है, अच्छा तो मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ, अच्छा है। सही कहते हैं लोग, बीवी आने बाद इंसान सच में बदल जाता है। तब वीर कहता है, तुम क्या अपनी बकवास बंद करोगी और जाओ अपना काम करो जाकर, और मुझे भी अपना काम करने दो और हाँ प्रोडक्शन की लिमिट बढ़ा दो, क्योंकि अभी भी हम अपने प्रोडक्ट की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा दो ताकि हम लोग जितना जल्दी हो उस कमी को भी पूरी कर पाए। जिस पर काया उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर उसकी लाइव हुई फाइल्स को देखने लगता है। इधर प्रिया रिया के साथ अपने घर माथुर विला पहुंचती है, लेकिन जैसे वो विला के अंदर जाती है तो उन दोनों को वहां का माहौल बहुत अजीब लगता है। हाल में सभी लोग मौजूद थे। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा परिवार एक साथ मौजूद हुआ हो, बहुत कम ही होता था, तभी ऐसा होता था। लेकिन आज पता नहीं क्योंकि प्रिया को थोड़ी घबराहट हो रही थी, जिसकी वजह से उसको खुद समझ में नहीं आ रही थी कि उसे अचानक से इतनी घबराहट होने लगी, जैसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला था। प्रिया रिया के साथ हाल में पहुंचती है, वही रिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज सभी लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और उसे भी वहां पर माहौल बहुत अजीब सा लग रहा था। प्रिया अपने दादाजी के पास जाकर पूछती है, दादाजी आज सब लोग क्यों अचानक से इकट्ठा हुए हैं? जिस पर प्रिया के दादाजी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पता नहीं क्या बात करना चाहता है। अब जब तुम ही गई हो तो तुम्हें पूछ लो कि तुम्हारे बाप से सब लोग अचानक से क्यों इकट्ठा किया है। CLOSECHAPTER 79। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए।
अपने दादाजी बात सुन पर पता नहीं क्यों लेकिन प्रिया की और ज्यादा घबराहट बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी उसे जानना था कि ऐसे अचानक से सभी लोगों को क्यों इकट्ठा किया गया। प्रिया अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रिया को अपने पापा की सिर्फ पीठ ही दिख रही थी क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ अपना सर घुमाया हुआ था, जिस वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। प्रिया ने अपने पापा के पास जाकर पूछा कि पापा आपने ऐसे अचानक से क्यों बुलाया, क्या कोई बात है? जिस पर उनके पापा यानी मिस्टर माथुर कहते हैं, हाँ प्रिया मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाया है। इतना कहकर वो घूमने हैं तो प्रिया को अपने पापा का चेहरा दिखता है। उनके चेहरे पर बहुत तेज था जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। तब प्रिया ने कहा, क्या बताना है आपको पापा? जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं, प्रिया मैं तुम्हारे लिए एक फैसला लिया, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस पर प्रिया कहती है, पापा पहले मुझे बताइए तो आखिर बात क्या है? जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं, हम तुम्हारा और विराज का रिश्ता तोड़ रहे हैं। उसकी बात पूरी होते ही प्रिया के दादाजी कहते हैं, शैलेंद्र ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है? जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं, हाँ मुझे पता है पापा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ पर कोई भी अपनी लाइफ से फ्री होकर नहीं जी सकता है। जिस पर प्रिया कहती है, लेकिन पापा वीर ऐसा नहीं है। तब मिस्टर माथुर कहते हैं, क्या पता आगे चलकर वो भी वैसा ही बन जाए जैसे मिस्टर मित्तल अपनी वाइफ के साथ करते हैं, आखिर खून तो दोनों का एक ही ना। मिस्टर माथुर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और वैसे भी अब वो लोग बर्बाद हो चुके हैं, अब उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। तब प्रिया कहती है, लेकिन पापा ये तो गलत है, पहले दादाजी ने कहा हमें सगाई कर लेनी चाहिए, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम ये रिश्ता तोड़ दें। मैं क्या कोई कठपुतली हूं जो आप दोनों जो कहे और वो मैं करती रहूं? जिस पर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। तब प्रिया कहती है, बताए ना पापा मैं क्या कठपुतली हूं कि जो आप कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप करेंगे? जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं, अगर तुम विराज से रिश्ता नहीं तोड़ रही हो तो वो रहा दरवाजा और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरी बात माने। प्रिया तो बस अपने पापा को देखती रही, उसने आज तक वही किया जो उसके पापा और दादा जी ने कहा, लेकिन आज उसने पहली बार कोई बात नहीं मानी तो आज उसे घर से निकाल दिया जा रहा। वाह क्या बात है! प्रिया की आंखों में आंसू थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ प्रिया एकदम से हंसने लगी। प्रिया हंसने के साथ साथ ताली भी बजा रही है और वो ताली बजाते हुए कहती है, क्या बात मिस्टर माथुर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे। मैंने आज पहली बार अपने बारे में क्या सोचा कि आप तो मुझे घर से बाहर निकालने पर आ गए। प्रिया हंसते हुए रिया के पास आती है और वो मिस्टर माथुर से कहती है, अभी अभी आपने क्या कहा कि उस घर में कोई अपनी लाइफ फ्री होकर नहीं जीता है? हाँ ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरा वीर मिस्टर मित्तल के जैसे निकलेंगे। और क्या कहा आपने कि वो लोग बर्बाद हो गए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग सिर्फ मिस्टर मित्तल के वजह से बर्बाद हुए हैं। अगर वो कभी भी अपने बच्चों को एक बार भी प्यार देते हैं तो आज ये सब न हो रहा होता है जो आज उनके साथ हो रहा है। जिस पर रिया कहती है, प्रिया ये क्या कह रही है तू? भाई ने सबको मना किया था ये सब किसी को नहीं बताना है। रिया ये सब धीरे से प्रिया से कह रही थी। तभी मिस्टर माथुर कहते हैं, प्रिया मेरी बातों को समझो, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, आखिर है ही क्या उसके पास? अभी अभी तो आया है वो अपने परिवार में, अब न उसके पास कोई उसका बिजनेस है और न कुछ, वो तुमको कैसे खुश रखेगा? जिस पर प्रिया हंसते हुए कहती है, मिस्टर माथुर क्या आपने कभी प्यार का नाम सुना है? मैं भी क्या बात कर रही हूँ, अपने कैसे सुना है? आप मिस्टर मित्तल की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने बेटी पर ध्यान दिया है कोई? इसका जवाब आपके पास माँ के जाने के बाद आप कभी भी मेरे पास आए बात करना? हाँ आए न, जब जब आपको मुझसे काम था, लेकिन क्या आपने मेरे साथ एक पल प्यार के साथ बिताया है? नहीं, बल्कि आप में से कोई भी मेरे साथ उस वक्त नहीं था जिस वक्त मुझे आप सबकी ज़रूरत थे सिवाय के दादाजी के। आज मैंने आपकी बता क्या मानने से इनकार कर दिया, आप तो मुझे घर से बाहर निकालने पर आ गए। आप लोगों क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आप सब ने हमें इतने सालों इस घर में क्यों रखा? जिस पर सभी हड़बड़ा गए, खास तौर पर मिस्टर माथुर, लेकिन प्रिया के दादाजी नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं था जो सिर्फ अपने काम के लिए उनकी पोती का इस्तेमाल करते थे। प्रिया की ये बात सुन रिया भी हैरान हो गई। उसने प्रिया से कहा, प्रिया से क्या कह रही तू? तब प्रिया रिया से कहती है, हाँ रिया ये लोग मुझे इतने सालों से क्यों पाल रहे हैं? ये बात मुझे कुछ ही पता चली थी और ये बात मुझे खुद वीर ने बताई है। पहले मुझे यकीन नहीं था उसकी बात पर, अगर मैंने उस दिन वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे होते। उसकी बात सुनकर मिस्टर माथुर अपनी नजरें चुराने लगते हैं और उनका चेहरा जो तेज से भरा हुआ था वो अब पूरा पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि प्रिया जो कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। वही प्रिया की बात सुनकर रिया तुंतलट हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई कि उसे यहाँ आज क्यों अजीब लग रहा था। इसलिए उसने अपनी वॉच में लगे एक बटन को दबा दिया। ये वॉच वीर ने उसे खुद दी थी और कहा था ये वॉच कभी मत उतारना। रिया के बटन दबाते ही वीर को उसको सिग्नल मिल गया जो अपने केबिन में बैठकर अभी काम कर रहा था। रिया के सिग्नल मिलते ही वीर को कुछ एहसास हो गया था कि क्या हुआ। वो फौरन अपने केबिन से अपने चेहरे से मास्क लगाकर माथुर विला के लिए निकल गया।
क्लोज इधर माथुर विला में प्रिया मिस्टर माथुर से कहती है, आपको क्या लगा कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? बहुत गलत समझ लिया मुझे, और आप मेरा रिश्ता क्यों तुड़वा रहे हैं वीर से? ये भी मुझे पता था कि मेरा रिश्ता वो उस मिनिस्टर के बेटे से कर दे, उसके बदले में आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए ही ना आप मेरा रिश्ता वीर से तुड़वा रहे हैं। जिस पर मिस्टर माथुर कुछ नहीं कहते हैं। उनकी चुप्पी बता रही थी कि प्रिया की एक एक बात सच थी। मिस्टर माथुर अपने मन में कहते हैं, आखिर इसे सब कुछ कैसे पता चल गया? फिर वो अपने परिवार वालों को देखते हैं और कहते हैं, क्या इन लोगों में से किसी ने प्रिया को बताया? और प्रिया ऐसा क्यों कह रही है कि उसे सब कुछ विराज ने बताया है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता? प्रिया मिस्टर माथुर के चेहरे को देखकर समझ गई कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो मिस्टर माथुर से कहती है, अभी आप वीर को जानते नहीं है कि वो क्या है और कौन है और क्या क्या कर सकता है। जिस दिन आप जान जाओगे न, उस दिन से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, फिर चाहे कोई भी क्यों न आज जाए, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं, वो है कौन? ये मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। जिस पर प्रिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना रिश्ता वीर से नहीं तोड़ूंगी, फिर चाहे आप कुछ भी क्यों न कर ले। तब मिस्टर माथुर कहते हैं, तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। मिस्टर माथुर की बात पर प्रिया हंसने लगती है और कहती है, आपका घर? किसने कहा ये आपका घर है? आप शायद भूल रहे हैं कि आप जहां इस वक्त खड़े हैं वो सब कुछ मेरे नाम है। इस हिसाब से तो ये मेरा घर हुआ और उसके हिसाब से आप सभी लोगों को यहां से जाना चाहिए। जिस पर मिस्टर माथुर भड़क जाते हैं और वो प्रिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो अपनी। प्रिया, क्या हुआ? अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती? तभी हाल में एक आवाज गूंजी, तो क्या हुआ? मिस्टर माथुर, वो नहीं कर सकती लेकिन मैं हूं ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आपका चैप्टर 80। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। ये आवाज़ सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां से ये आवाज़ आती है। वही रिया ये आवाज़ सुनकर तुरंत पीछे मुड़ती है और भागकर उस इंसान के गले लग जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं वीर की आवाज़ थी जो आज अपने वी वाले अवतार में सबके सामने में आया था। प्रिया और रिया के अलावा वीर को पहचान नहीं पाए, लेकिन मिस्टर माथुर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने मन में कहा, ये मिस्टर वी यहाँ क्यों आए हुए हैं और रिया के साथ इसका क्या रिश्ता है? वही प्रिया भी वीर को ऐसे देखकर समझ जाती है कि आज वीर क्यों इस अपने अवतार में सबके सामने आया है। प्रिया को भी इस समय ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके साथ खड़ा रहे, और वो इंसान उसे वीर में दिख रहा था। प्रिया भी अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो भागकर वीर के गले लग गई और उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वही माथुर परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वही मिस्टर माथुर के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। कुछ सोचकर वो अचानक से ही हंसने लगे। उनको ऐसा हंसता हुआ सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आया कि मिस्टर माथुर अचानक से ऐसे क्यों हंसने लगे। वही प्रिया के दादाजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। मिस्टर माथुर हंसते हुए बोलते हैं, क्या बात है प्रिया, अभी तुम कह रही थी कि तुम वीर से अपना रिश्ता नहीं तोड़ोगी और अब और किसी अनजान के गले लगकर रो रही हो। उनकी बात पर सभी लोग प्रिया की तरफ देखने लगते हैं, जो कि वीर के गले लगकर अभी भी रो रही थी। उसके बगल में रिया भी खड़ी थी। उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया के पापा ऐसे बोलेंगे अपनी बेटी के लिए। प्रिया मिस्टर माथुर की बात सुनकर वीर से दूर होती है, लेकिन उसने अभी भी वीर का हाथ पकड़ा हुआ था। प्रिया अपने आंसू को पोंछती है और वो मिस्टर माथुर कहती है, मिस्टर माथुर, आपकी सोच हमेशा छोटी की छोटी ही रहेगी। शायद आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना था। कोई ना, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मैंने कहा था अभी आप वीर को नहीं जानते कि वो क्या है और क्या कर सकता है। अब आप अभी भी नहीं समझ नहीं पाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मिस्टर माथुर चिल्लाते हुए कहते हैं, जबान संभाल कर बातों करो प्रिया, मैं तुम्हार बाप हूँ। कोई ऐसे बात करता है अपने बाप से? जिस पर प्रिया कहती है, सिर्फ कहने भर से कोई बाप नहीं बन जाता है, उसकी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। क्या आपने मेरी कोई भी जिम्मेदारी निभाई है? मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं। क्या आप कभी भी जब मेरे स्कूल में पेरेंट मीटिंग में बुलाया गया था तब आप आए थे? जवाब नहीं। इनफैक्ट आपको अपने बिजनेस से कभी फुर्सत ही नहीं मिली या आपको याद ही नहीं रहा होगा कि आपकी कोई बेटी भी है ना मिस्टर माथुर? और मुझे तो शक है कि कहीं आपने ही तो मेरी माँ को तो नहीं मारा था, और जिस दिन मुझे पता चला कि आपने मेरी माँ को मारा था या आप उसमें कहीं भी शामिल थे तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अपना वो रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। प्रिया को इतने गुस्से में देखकर वीर उसे संभालता है और कहता है, प्रिया शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। इसके बाद वो प्रिया को वहीं पर सोफे पर बैठाता है। उसके बाद वीर सभी को बारी बारी से सबको देखता है। उसके बाद आखिर में वो मिस्टर माथुर को देखता है। उसके बाद वीर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और कहता है, अब तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि मैं कौन हूँ। वही मिस्टर माथुर तो वीर को देखकर ही सदमे में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विराज ही मिस्टर वी निकलेगा। तभी पीछे से अभय और काया के साथ राघव भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ वीर के कुछ बॉडीगार्ड भी वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी सदमे में चले गए थे, क्योंकि उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा
कुछ होगा वीर मिस्टर माथुर को सदमे में देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है लगता है आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। जिसके बाद वीर अपना मास्क फिर से लगा लेता है। उसके बाद मिस्टर माथुर से कहता है हाँ तो मिस्टर माथुर अभी आप क्या कह रहे थे कि प्रिया किसी गैर के गले लगकर रो रही है ना ऐसा ही कुछ अभी अभी आपने कहा था क्योंकि मैंने तो यही सुना था। जिस पर मिस्टर माथुर घबरा गए और वो घबराते हुए कहते हैं नहीं नहीं वीर बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बात सुनकर वीर का चेहरा एकदम से शर्द हो गया और उसके आसपास ऑरा बहुत खतरनाक हो गया था जिसकी वजह मिस्टर माथुर काफी डर गए थे। तभी हाल में वीर की सर्द आवाज गूंजी जो कह रहा था क्या कहा आपने वीर बेटा लेकिन यहाँ तो कोई भी वीर नहीं है और न कि कोई आपका बेटा तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं। उसकी ऐसे आवाज़ सुनकर मिस्टर माथुर और ज़्यादा डर गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो हकलाते हुए कहते हैं सॉरी सॉरी वीर आई मीन मिस्टर वी। उनकी बात सुनकर वीर कहता है हाँ अब आए न लाइन पर। हाँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। 2 दिन सिर्फ 2 दिन है आपके पास चुपचाप ये यहाँ से निकल जाइए नहीं तो क्या पता ये आपकी प्रॉपर्टी रहे ना। वैसे भी मैं अपनी होने वाली बीवी को ऐसे डक नहीं दे सकता। आखिर ये सब कुछ मेरी सासू माँ का है जिस पर आप सभी ने कब्जा बना कर रखा है। आपको मेरी बात समझ में आई ना ससुर जी? अगर नहीं आई तो बता दीजिए क्योंकि मुझे और भी तरीके आते हैं। जिस पर मिस्टर माथुर जल्दी से बोलते हैं नहीं नहीं मिस्टर वी मुझे समझ में आ गया। तब वीर कहता है तो फिर ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से और हाँ मैं अपनी होने वाली बीवी को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि आपने उसके कुछ किया या कुछ भी करने की कोशिश की तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं आपका क्या हाल करूंगा। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। इसके बाद वीर प्रिया के पास आता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है चिंता मत करना कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो प्रिया के माथे को चूम लेता है और कहता है ख्याल रखना अपना। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन
आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन